हेलो इंजीनियर्स, आप लोग कैसे हो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है QMS इंडिया एकेडमी। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राजन उपाध्याय है और मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। इस 13 साल के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मैंने सोचा क्यों ना अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और जो भी एक्सपीरियंस होल्डर जिनको 2-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, और फ्रेशर्स इंजीनियर्स जो भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए ग्रोथ लेने के लिए कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नॉलेज की कमी रहती है, टेक्निकल चीज़ें जैसे प्रेस शॉप में कोई इंजीनियर है, मोल्डिंग में है, तो टेक्निकल चीज़ें वो सीख लेते हैं, लेकिन उनको डॉक्यूमेंटेशन करने में दिक्कत आती है, उनका बेस क्लियर नहीं हो पाता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। ये मेरा पहला वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि पहला वीडियो क्या होना चाहिए, तो मेरे माइंड में ये आया कि IATF से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊं। तो जब मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि IATF को जानने से पहले आपको ISO को जानना पड़ेगा, तभी आप IATF पे जा पाएंगे। तो ये जो सीरीज़ है, पहला वीडियो ISO क्या है उससे रिलेटेड है, और ISO में भी जो 9001 है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं IATF के बारे में बताऊंगा। और धीरे धीरे ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। तो आपको ऐसा लगा कि हाँ, कुछ लर्निंग इसमें मिल रहा है, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। तो उसी लर्निंग को ध्यान में रखते हुए आप ये वीडियो देखिए और सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ISO की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होती है, जिसका जो मुख्य केंद्र जो इसका ऑफिस है वो जनेवा में, हेड ऑफिस, ठीक है। शुरुआत में अगर मैं इनिशियल फेज की बात करूं, इनिशियल फेज यानी 1900 से लेके 1914 की, यानी 20वीं शताब्दी उस समय स्टार्ट हुई होगी। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो अलग अलग देश होते हैं हमारे, उनके पास एक अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, जिससे क्या होता है कि अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, जिसके कारण जब हम अलग अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी भी पार्ट को, तो वो फिटमेंट में उसकी दिक्कत होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड अलग है। स्टैंडर्ड अलग अलग स्टैंडर्ड से हम बनाएंगे तो फिटमेंट उसकी अलग अलग होगी। जब फिटमेंट अलग अलग होगी और डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे अलग अलग, तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो 1940 तक तो यही होता था कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉलो होते थे, और डिफरेंट स्टैंडर्ड की वजह से हमें फिटमेंट में डिफ़िकल्ट होती थी, और मेथड भी हम डिफरेंट मेजरमेंट के जो मेथड होते हैं, टेस्टिंग के जो मेथड होते हैं, वो डिफरेंट यूज़ करते थे, जिससे कहीं ना कहीं मिसमैच होता था। इसको ध्यान में रखते हुए एक बॉडीज आई 1926 में, जिसका नाम था ISA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एसोसिएशन। याद नहीं करना है, बस ध्यान रखना है। ISA आई, जिसने पहले शुरुआत करी थी स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, 1926 में। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हमारा, तो ये बॉडी भी है धीरे धीरे ख़त्म सी हो गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद अक्टूबर 1946 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन उभर के आई, जिसका नाम था ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें उस टाइम 25 देश थे। इन्होंने मिलकर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टैंडर्ड बनाया, 25 देशों ने मिलकर के। उस टाइम, किस टाइम, 1946 में, कि हम एक ही स्टैंडर्ड रखेंगे। जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में हम एक ही गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, जिससे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो सेम कैटेगरी का होगा, उसमें फिटमेंट में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी, और उस प्रोडक्ट को जब भी हम चेक करेंगे तो सेम मेथड होगा, सेम मेजरमेंट होगा, सेम टेस्टिंग होगी, तो एक स्टैंडर्ड हमारा सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो 25 देशों ने मिलकर 1946 में, अक्टूबर 1946 में मीटिंग करी और एक ISO का निर्माण किया, जो फिर जाके 23 फरवरी 1946 में स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिश हुआ और उसको मान्यता मिली, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में 170 से अधिक
इसमें मेंबर हैं। और इंडिया की तरफ से BIS नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज होती हैं, ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो इनके मेंबर हैं, ISO के मेंबर हैं। ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज़ होती हैं, अलग अलग देश की अपनी अलग अलग नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी होती है जो ISO के साथ जुड़ती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो नेशनल बॉडी है वो BIS है, ठीक है, जो ISO के प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ISO का विस्तार। ISO क्या है समझ में आ गया, कैसे नींव रखी। ISO का विस्तार जानते हैं। धीरे धीरे जब हम मेरे साथ आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, चीज़ें बहुत आसान हैं। ISO का विस्तार देखते हैं 1970 और 1990 के बीच में। 1970 से लेके 1990 तक ISO जो है कई क्षेत्रों में अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रिलीज़ करने लगे, जैसे एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, IT और कई क्षेत्रों में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी। तो मेन जो है ISO का मेन मकसद ये होता है कि जब ISO के किसी स्टैंडर्ड को कोई कंपनी फॉलो करती है, उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है, तो उसको ISO का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ISO का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें ISO के उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, उस गाइडलाइंस को अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करना होता है जो उस स्टैंडर्ड में लिखा रहता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड तो है हमारे पास, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का 9001 स्टैंडर्ड होता है ISO का, तो ये स्टैंडर्ड है। और भी 14001 होता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं, एक प्रोसेस होता है। जैसे पहले प्रपोजल आता है कोई भी नया स्टैंडर्ड बनाने के लिए, जो ये देश हैं वो मिलकर एक प्रपोजल लिखते हैं। प्रपोजल के बाद वर्किंग ड्राफ्ट बनती है, एक मसौदा बनता है। उसके बाद कमेटी ड्राफ्ट, समिति मसौदा उसको चेक करती है, कुछ उसमें ऐड करना हो तो ऐड करती है, निकालना हो तो उसमें से चीज़ें कुछ निकाल लेती है। उसके बाद फिर उसकी वोटिंग होती है, और वोटिंग में जब वो पास हो जाता है तो उसका अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल के बाद उसका पब्लिकेशन हो जाता है। तो ये एक सीक्वेंस बताया मैंने कि कोई भी स्टैंडर्ड को है, कोई भी नया स्टैंडर्ड जो होता है उसको लाने का क्या प्रावधान होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आते हैं ISO 9000 में। ISO की बहुत सारी सीरीज़ हैं, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, IT। तो उससे ध्यान में रखते हुए एक ISO 9001 की भी सीरीज़ है जिसको बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ये आई थी 1987 में ये स्टैंडर्ड आया था। ये एक सीरीज़ थी। इस सीरीज़ के अंदर 4 स्टैंडर्ड आते हैं, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 और ISO 9004। 4 स्टैंडर्ड हैं। चारों में देखते हैं क्या क्या होता है। ISO 9001 जो स्टैंडर्ड होता है, इसके अंदर डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। पहले जब ये आया था 1987 में, ये सब 1987 में आए थे। 1987 में जब ये स्टैंडर्ड आया था तो इसमें सबसे पहले सिर्फ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट था। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। ISO 9004 में प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग के बारे में बताया था। लेकिन अब प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमारे 9001 में चले गए हैं। तो इसीलिए ये जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है। ऐसे ही ISO 9003 में जो फाइनल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग और QA क्वालिटी एश्योरेंस था, 9003 में फाइनल इंस्पेक्शन, टेस्टिंग के बारे में बताया था और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताया था। वो चीज़ें भी 9001 में शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे स्टैंडर्ड है वो समाप्त हो चुके हैं और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 9001 में चली गई हैं। और ISO 9001 जो क्वालिटी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की गाइडलाइंस, ये सिर्फ ओनली गाइडलाइंस बताता है, गाइडलाइंस जिसको सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसका सर्टिफिकेशन हम नहीं लेते। तो मिला जुला के हम सिर्फ ISO 9001 का ही सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब इसके आगे देखते हैं बच्चों। ISO 9001। अब हमें ISO 9001 के बारे में देखना है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, तभी तो हम इसको सीख पाएंगे आगे कि IATF के साथ कैसे जुड़ा। 1987 में इसका जो है फर्स्ट पहला ड्राफ्ट आया था, पहला स्टैंडर्ड आया था। उसके बाद इसमें कुछ रिवीजन हुआ, कुछ चीज़ें ऐड हुई 1994 में। सेकंड ISO 9001 2000 ये ईयर है, ये स्टैंडर्ड हो गया। और उसके बाद जो होता है वो ईयर हो गया, यानी नया जो स्टैंडर्ड है वो किस साल आया रिवीजन हो गए। यानी पहले 1987 में आया, फिर 1994 में रिवीजन हुआ, उसके बाद फिर 2000 में रिवीजन हुआ, फिर 9001 2008 में फोर्थ रिवीजन हुआ, फिर इसमें फिफ्थ हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद अब ISO 9001 2026 अपकमिंग ये आने वाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें कहीं IATF है। आज का जो स्टैंडर्ड है हमारा, जो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो है IATF 16949। IATF 16949 जो पहला इसका जो स्टैंडर्ड है वो 2016 में आया था। लेकिन क्या ये ऐसा ही था पहले? जी नहीं, ये ऐसा नहीं था। इससे पहले इसकी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला जो IATF का स्टैंडर्ड आया था वो आया था 1999 में। ISO TS 16949 1999। इसको बोलते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अंतर क्या है? ISO होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। किसके लिए? कोई भी अगर प्रोडक्शन प्लांट है उसमें हम ISO ले सकते हैं ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी प्रोडक्शन प्लांट है तो उसमें ये स्टैंडर्ड ले सकते हैं। मैं सिर्फ ISO 9001 की बात कर रहा हूँ। कोई भी अगर सर्विस एजेंसी है वहाँ पे हम ये स्टैंडर्ड ले सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ पे हम ISO 9001 स्टैंडर्ड ले सकते हैं। या कोई भी शॉप है, किसी भी तरह की शॉप अगर हम चाह रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना, कोई स्कूल है, कोई कोचिंग सेंटर है, तो हम वहाँ पे ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरी कोई यूनिट है, अगर मेरा कोई प्लांट है जहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हम वहाँ पे पहले TS का भी ISO TS जो है ये स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये स्टैंडर्ड आया। ये स्टैंडर्ड क्यों आया, ये स्टैंडर्ड क्यों आया ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल मेरा ये जो वीडियो है इसकी जो जर्नी है, ISO TS की जो जर्नी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में सिर्फ मेरे को ये समझाना था कि ISO 9001 की हिस्ट्री क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम IATF 16949 ये कैसे आया, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो पढ़ेंगे। और धीरे धीरे हम इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो जर्नी है उसको हम आगे हाई लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।